नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का लक़ब पाने वाली लता मंगेशकर का एक जमाना मद्दाह था, लेकिन वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी। माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो कितना बताऊं, एक पूरी किताब लिख सकती हूँ। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर जितने भी बड़े बड़े शोज देखते हैं उन तमाम शोज की बुनियाद रखने वाले ये खुद हैं। 33 साल इन्होंने इंडस्ट्री में ना सिर्फ गुजारे हैं बल्कि अपनी खिदमात इन्होंने सरहद पार भी दी हैं। मतलब अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखें, फिल्म इंडस्ट्री को देखें, म्यूजिक को देखें, ड्रामा को देखें, फिल्म को देखें, प्रोग्राम्स को देखें, तो करने वाले तो हम लोग होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो करता धरता होते हैं, जो ब्रेन होता है, वो इनका होता है। अब आज मैं आपको इनसे सिर्फ मिला नहीं रही हूँ, सिर्फ रोशनास नहीं करा रही हूँ, बल्कि एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है इनके हवाले से, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ नन अदर देन the one and only ताहिर सरवर मीर TSM। अस्सलाम वालेकुम TSM, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इतना बोली हैं, मुझे लगा आज मेरा उर्स है। ताहिर सरवर मीर साहब, आपको बताती चलूं कि प्रोग्राम खबरनाक के साथ मुंसलिक रहे हैं और ये हमारे बड़े सख्त किस्म के बॉस थे। बड़ा मुश्किल था इनके सामने बैठ के बात करना, तो ये बड़ी बात है कि आज मैं इनके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। और GNN पे भी आपने इनका शो देखा, जोक दर जोक। इसके अलावा भी बहुत सारे शोज इन्होंने किए, दुनिया TV पे किए। मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके पीछे इनका ब्रेन नहीं होता। अच्छा जी, अब कंट्रोवर्सी की बात हम कर लेते हैं कि ताहिर सरवर मीर साहब BBC के साथ भी मुंसलिक हैं और कॉलम निगार भी हैं, राइटर भी हैं। मतलब मैं आपको क्या इनके बारे में बताऊं, लेकिन अभी जो हम पर्टिकुलरली जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इसी के लिए कॉलम लिखा, उसमें उस्ताद सलामत अली खान और दी ग्रेट लता मंगेशकर के, आप समझ लीजिए कि अफेयर के बारे में एक बात की गई थी। और ज़ाहिरी बात है कि ताहिर सरवर मीर साहब, मैंने आपको बताया है कि इंडिया में भी उतने मकबूल हैं जितने कि पाकिस्तान में, बल्कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से ज़्यादा ये इंडिया में ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं एडमायर करते हैं। दिलेर मेहदी इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और अमिताभ बच्चन साहब का भी इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। तो इनसे ज़्यादा उन लोगों को कोई ज़्यादा जानता नहीं है। हम लोग तो सरहद के इस पार बैठ के बातें करते हैं, लेकिन ये तो उनको मिल के आते हैं। लेकिन जब इन्होंने वो स्टोरी BBC में लिखी तो बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस थे, निजी टेलीविजन्स थे, उन्होंने इनकी स्टोरी को गलत करार देते हुए इतनी लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज चलाई। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी स्टोरी सर ने लिखी है और चैनल्स कह रहे हैं कि वो गलत है। तो आज वो हमारे रूबरू हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। तो मैं अर्ज किए देता हूँ कि जिस मीडिया हाउस ने इसकी तरदीद की है उसके अखबार में 1998 में ये ब्रेक हुई थी स्टोरी। अच्छा, जिस चैनल ने यही तरदीद की है उन्हीं के अखबार में ये चीज छप चुकी है पहले। 1998 में छपी थी। और आप कब पैदा हुई थी सर? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये साथ में ये रिकॉर्ड में, मैं भी 90s किड हूँ, मुझे ये अंदाजा है। अच्छा, तो मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ का दौर था, ठीक है, और वो वजीर आजम थे, और आपको पता है कि उनकी सियासत का टूवर्ड्स इंडिया वो हमेशा दोस्ती की बात करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक बयान दिया, नवाज शरीफ ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जो जुमरे में आता था, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपस में बेहतर होंगे तो इतने अरब इंसानों का खुशहाली का ये पैगाम बनेगा। और ज़िमनन उसमें कहा कि मेरा दिल चाहता है कि लाहौर जो है, लाहौरी जो है, लता का म्यूजिक कॉन्सर्ट सुने और वो यहाँ आए। ठीक है। अच्छा जुनैरा, मेरे पास लता मंगेशकर का फ़ोन नंबर था, ठीक है, लेकिन मैंने उनको कभी फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि मैं क्या कहूँ जी कि मैं फ़लाँ उर्दू अखबार में काम करता हूँ और ये बताएं और वो बताएं और क्या खाती हैं क्या पीती हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे थे कि लता लाहौर में आए। मैंने लता मंगेशकर का इंटरव्यू किया जिसमें एक ख़ास क्लू मुझे मिला। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर साहिबा ने कहा कि मैं लाहौर, मुझसे वादा किया गया था कि मैं लाहौर
आऊंगी, और ये वादा मुझे किया था उस्ताद सलामत अली खान ने। अच्छा। और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो जब मुझे ये क्लू मिला कि सर आपको जो क्लू मिला उस क्लू से, मतलब ये काम सी बात है बाहर अगर हम देखें, आपको कैसे पता चला इस क्लू से कि उन दोनों का अफेयर है? ये बिल्कुल आप सही कर रही हैं, आप अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं और अच्छी वकील भी हैं। तो अब मुझे इस तरह से पता चला कि जब उन्होंने कहा कि लता जी ने कहा कि मेरे साथ वादा किया गया था। अब वादा जो लफ्ज़ है उस पर थोड़ा सा अगर फोकस करें, ध्यान दें, तो वादा जो है ये उसको प्लेस करें किसी मोहब्बत और रोमांस की कहानी में, तो वादा एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरी जो हिस्सियात थी वो जर्नलिस्टिक तो थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर फनकार भी है और शायर भी है। और इस तरह से मैं वो बात लेके अगले दिन अवारी होटल में यहाँ बैठते थे सलामत खान, उनके पास गया। अच्छा, आप उनके पास चले गए? मैं उनके पास गया और मैंने कहा, हाँ साहब, लता जी तो कहती हैं कि आपने वादा किया था लाहौर दिखाने का, तो आपने वादा क्यों नहीं पूरा किया? जब जुनैरा मैंने ये बात की तो हाँ साहब जो है रो पड़े। ओह अच्छा, वो रो पड़े और उन्होंने रोते रोते मुझे बताया कि मेरा और लता का रोमांस था। अच्छा, यानी आप भी थी, उन्होंने आपको सुना डाली? मुझे बिल्कुल शुरू कर दी। और मुझे उन्होंने बताया कि इस तरह से हम दोनों पसंद करने लगे एक दूसरे को। और उसकी बुनियाद ये थी कि वो बहुत बड़ी म्यूज़िक की देवी थी और मुझे भी रब ने जो है नेमत दी थी, और मैं इस तरह से गा बजा रहा था। वो बड़ी मुतासर हुई। और फिर उन्होंने मुझे सलामत खान साहब ने बताया कि जब भी मैं बम्बई में जाता था तो मैं उनके घर में ठहरता था। अच्छा। और लता जी ने एक दफ़ा क्या किया, जब वो प्यार ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने गाना जो है वो छोड़ दिया। और ये वो दौर था, 60s का दौर था, और उसमें जो मोस्टली गाने थे वो लता मंगेशकर के होते थे सोलो। और अगर वो दूसरे कोई साथ गाती, डुएट गाती थी, तो वो किशोर कुमार, मन्ना डे, और उनके साथ होता था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। सर इसमें तो अब दूसरी कोई राय ही नहीं है ना, कि जब उन्होंने खुद अपने मुंह से आपको ये बताया कि ये बात है। अब मुझे ये बताएं कि आखिर जो टेलीविजन या निजी टीवी है वो कैसे फिर इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री चला सकता है, और फिर उनका अपना बेटा भी इस बात की तरदीद करता है उस्ताद सलामत अली खान की, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो आप ठीक कह रही हैं कि उन्होंने जो रेलिवेंट इंटरव्यू है, शफकत सलामत अली खान रेलिवेंट हैं भी और रेलिवेंट नहीं भी हैं। आप पूछेंगे कैसे रेलिवेंट हैं और कैसे नहीं है, जी बताएं। देखिए, रेलिवेंट इसलिए है कि उनके बेटे हैं, और रेलिवेंट इसलिए नहीं है कि मुझे आप ये बताएं कि बाप हर बात दिल की बेटे से नहीं कर सकता। ये शाबाश के खास तौर पे ईस्ट में, मशरक में मेरे अब्बा जी जो अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नतों में घर दे, मुझे क्या पता है कि वो जब जम्मू में रहते थे तो वो किसी को पसंद करते होंगे। तो मुझे तो उन्होंने कभी नहीं शेयर किया। तो बाप का बेटे को बताना जो है, ये वैसे मौसीकी के घरानों में थोड़े लिबरल होते हैं, शेयर्स भी कर लेते हैं और इनके वो मायूब भी नहीं समझा जाता। लेकिन भाई मेरी स्टोरी का तो सोर्स ही जो है वो सलामत खान साहब मुझे खुद बता रहे हैं। और फिर ये जो तरदीद कर रहे हैं ये शफकत सलामत साहब, ये इनकी मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये इंडिया से आए। अच्छा। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ अवारी में ही। मैं गया, जब सारे जर्नलिस्ट चले गए तो सलामत खान साहब थोड़े फासले पे बैठे हुए थे। तो शफकत साहब ने मुझे कहा कि आइए अब खान साहब के पास बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा। तो मैंने इन्हें कहा, शफकत सलामत को जरूर याद होगा, मैंने इन्हें कहा कि मैं खान साहब से नहीं मिलूंगा। मैं विस्परिंग कर रहा था क्योंकि मैंने लता मंगेशकर और उनके रोमांस की स्टोरी लिखी है। और इन्होंने खान साहब ने मुझे अपना बच्चा समझ के शेयर की थी बात, और वो मैंने अखबार में शेयर कर दिया। तो जब ये बात हुई तो सलामत खान साहब की आवाज़ आई कि तायसर मीर, मैं तुम्हारी किसी बात का माइंड नहीं करता, और तुमने झूठ थोड़ी लिखा है। मेरा और लता को रोमांस था। अच्छा। मेरा और उसका इश्क था, और ये सुन रहा था। शफकत सलामत अली खान सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि तुमने झूठ थोड़ी लिखा है। ये थोड़ा मायूब इसलिए लगा है कि मैं इस वक्त नाना भी हूं, मैं इस वक्त दादा भी हूं। तो मैंने जाके खान साहब को ये ऐसे पैरों से जकड़ लिया और उन्होंने उठा के मेरा माथा चूमा और मुझे साथ बिठाया
तो भाई ये इसका बैकग्राउंड है और ये इसका गवाह है। और अब आप यकीनन मुझसे पूछना चाह रही होंगी कि शफकत सलामत अली खान ने आखिर क्यों तरदीद की। मैं यही बात सोच रही थी, लेकिन हो सकता है कि वो जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब नाम आता है दूसरे किसी मुल्क के साथ आ जाए तो इतना लोग इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जैसे ही रिश्तों की बात आती है ना इंडिया और पाकिस्तान को लेके, तो लोग बड़े सख्त हो जाते हैं और वो सरहदों में नहीं बल्कि मजहबों में लोगों को बांटते हैं। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको कोई डर होगा जो उन्होंने ये बात की होगी। आप आधा सच तो आपने बोल दिया, लेकिन आधी सेंसिबिलिटी इसमें ये है कि पाकिस्तान में इसके लिसनर कम है जी। और शफकत सलामत साहब को ये पता है कि इंडिया से उन्हें बुलावे आ सकते हैं। इंडिया में वो जाके कॉन्सर्ट कर सकते हैं। तो ये उस बात को सेफ कर रहे हैं कि अगर कल को कोई एतराज करे कि भाई ये बात हुई है और ये बात हुई है, तो ये कह सकेंगे ये देखें जनाब ये इतना बड़ा मीडिया हाउस मैंने तरदीद की है। ठीक है ना जी। तो ये कारोबारी वजह से। और मुझे ये बताएं जुनैरा कि ये तो अकेला शफकत अकेला है। उसमें उस स्टोरी में इंटरव्यू देखें किस किस के। उसमें इंटरव्यू है सखावत अली खान का जो वो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। अच्छा। उसके भाई शफकत के। ठीक है जी। और सलामत खान के बेटे रिफत सलामत जो खान साहब की बेटी है। अच्छा। सेक्रेमेंटो में जो रहती हैं। फिर रफाकत अली खान जो नेफ्यू हैं और नेफ्यू वो जिसकी दोस्ती थी सलामत खान से। फिर उनके पोते शुजात अली खान की। फिर बादल चौधरी जो था वो प्रमोटर था सलामत खान साहब का और उनके घर में डेटें होती थी। बंबई में बादल चौधरी के घर में लता जी और सलामत खान साहब मिलते थे और वहीं बादल चौधरी को अंडरवर्ल्ड बंबई की ने ये धमकी लगाई थी कि अगर ये खान साहब यहाँ तुम इनको ना लेके गए तो फिर हम इनका मर्डर करेंगे और कुछ भी हो सकता है। अच्छा। बादल चौधरी का इंटरव्यू। फिर उसमें अयूब औलिया है लंदन में बेस है और उस्ताद अल्लाह रखा खान के दामाद हैं और उस्ताद जाकिर खान जो इंटरनेशनल तबला प्लेयर हैं उनके वो बहनोई हैं और म्यूजिक के बहुत बड़े आदमी हैं और लंदन में बैठे हुए हैं और लता जी और सलामत खान के कॉमन फ्रेंड हैं। और फिर उसमें सबसे ज्यादा मेन स्टेक होल्डर एक जब रोमांस एक शादी पहले से हो और दूसरी शादी जो हो रही हो वो पहली जो फैमिली होती है वो स्टेक होल्डर होती है। तो उस्ताद हुसैन बख्श गिल्लू बरादरे निस्बती थे इनके खान साहब के और वो खुद भी बहुत बड़े गवैये हैं गुल्लू साहब। और 9 घंटे लता मंगेशकर ने उन्हें सुना बंबई में। वो बताते हैं जब मैंने उनको वो साले हैं खान साहब के और खान साहब की बीवी के भाई और खान साहब का जो तखल्लुस था सलामत खान साहब का वो था जिया रंग उनकी बीवी का नाम था रजिया। ठीक। तो मैंने गुल्लू खान से पूछा कि जब लता और इनका रोमांस था तो बाजी जिया रंग का क्या वो था रिएक्शन था। तो उन्होंने अपने गाने बजाने वाली लैंग्वेज में कहा कि बाजी तो बड़ी हानो हो गई सी। अच्छा, हानो का मतलब नाराज हो। अच्छा, नाराज हो गई। सारी बातें बीवी तो कहते हैं कि वो नहीं बर्दाश्त करती। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात क्लियर अब देखें ना कितने लोगों की मैंने गवाही डाली है उसमें। बिल्कुल, मैं खुद ये सोच रही थी कि इतना बड़ा आदमी जो इतनी जिंदगी भर उनकी एक हर चीज के हवाले से उनकी ऑब्जर्वेशन है, फिर वो बीबीसी के लिए लिख रहे हैं। कोई छोटा मोटा अखबार होता तो अगर उसको वो बेशक सच्ची खबर भी होती और चैनल उसको तरदीद करता तो ठीक है, लोग शायद यकीन भी करते। लेकिन बीबीसी के लिए आप जब कोई चीज लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो पहले अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो आपने ये जो चीजें बताई हैं, हो सकता है कि निजी टेलीविजन को क्योंकि उनके बेटे ने कहा तो उनको भी लगा कि हाँ ये चीज गलत हो सकती है। लेकिन अब जो है वो आपने तरदीद कर दी है और आपने ये सारी चीजें बताई हैं जो इससे बहुत सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन हो गई है। अच्छा, उसमें देखें जुनैरा ये बात अहम है कि रेलिवेंट करेक्टर जो हैं वो होने चाहिए ना। सलामत खान साहब की बात हो रही है और वो इंटरव्यू किसका दे रहे हैं, अरशद महमूद साहब का। अरशद महमूद साहब को रैंडमली आप बताएं अरशद महमूद साहब कौन है, आप जानती हैं? चलें मैं आपको क्यों देता हूँ। म्यूजिक की दुनिया, पाकिस्तान का म्यूजिक, फिर ज़हन में आता है अरशद महमूद कौन है? हाँ, कुछ अब नाम आ रहा है ज़हन में। किस तरह से शक्लो शबात, किस तरह से कोई है जवाब कर दिया। क्या बताऊँ आपकी जो उन्होंने गवाही डाली है वो भी एक देखना कि अपने आप में एक क्रेडिबिलिटी
रखते हैं। और फिर एक हमारे बड़े मशहूर और मारूफ एक्टर हैं खालिद अनम, और वो बड़े वोकल है, मतलब हर टॉपिक पे वो कोई ना कोई बात सोशल मीडिया पे आके करते हैं, और तो पर्सनली जानती हूँ उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। लेकिन सुनैरा, मैं आपसे अगर पूछूं कि खालिद अनम साहब जो हैं वो कौन से अमिताभ बच्चन हैं जो लता मंगेशकर के करीब रहे हैं? हाँ, ये बात या है वो कौन से हृदयनाथ हैं जी, या वो कौन से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ढोलक बजाते रहे हैं? जी जी। वो बेचारे कुछ भी नहीं है खालिद अनम साहब। खालिद अनम को तो जब एक्टिंग की बात हो तो वो गिटार निकाल लेते हैं, तो जब गिटार की बात हो तो वो खालिद अनम को कभी आपसे मिले तो पूछना कि द मस्त कलंदर में जो 6 दर्जे का गिटार बजा है वो किसने बजाया है, पाकिस्तान में बजा है। खालिद अनम साहब, आपका ये स्पेशली जो चंक है ये निकाल के कट करके मैं आपको भेजूंगी, और आपने तैर सबके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। वैसे बड़े अच्छे हैं, बड़े काइंड हार्टेड हैं। मैं ये बात तो समझता हूँ, लेकिन किथे मेरे अली किथे तेरी सुना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां कि भाई उसका खालिद अनम का लता मंगेशकर के साथ क्या ताल्लुक है? हाँ, वो मतलब वो शंकर जयकिशन के वो नोटेशन करते रहे हैं, वो तो बेचारा इधर है। और ये हमारे जो अरशद, क्या नाम बताया आपने? अरशद महमूद, ये इन्होंने सारी जिंदगी फैज को खराब किया है। फैज का टीना सानी, मुझे आप रैंडमली ये बताएं कि अरशद महमूद का बनाया हुआ कोई गीत आपको कंपोज किया हो, कोई याद है तो मुझे बता दें। सर ऐसा तो कोई हिट सॉन्ग मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने हिट जो कलाम है ना फैज साहब का आपको पता है कि फैज साहब जब कलाम सुन के हमारे ज़िशान हुसैन साहब रोना शुरू कर देते हैं यार। वो ज़िशान हुसैन साहब इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये दोनों जो हैं ये हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, वो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे खबरनाक प्रोग्राम के। जैसे मैंने आपको बताया दोनों ब्रेन्स थे, तो उनको ये कोट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को मैं एक पढ़े लिखे ज़िशान हुसैन इस मुल्क के पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो सारी उस सतह के लोग जो पहले मतलब वो पेपर पे पढ़ गई फैज को, तो अम्यूजमेंट भी ले रहे हैं और उसमें से लाखों इल्म की बातें भी कशीद कर रहे हैं। तो ये तो वो लोग हैं अरशद महमूद साहब जिन्होंने फैज को भी ठंडा कर दिया है, उनके तेज और शोला बयानी को भी जो है वो ठंडा कर दिया है उससे गवा के टीना सानी से। तो ये कोई रेलिवेंस ही नहीं है। अगर देखो ज़ुनैरा, ये सलामत खान के इश्क की बात कम से कम फतेह अली खान हैदराबादी से पूछते, कम से कम उस्ताद ताफो से पूछते, कम से कम उस्ताद हामिद अली खान से पूछते पटियाला घराने के। ये खालिद अनम और अरशद महमूद, अच्छा ठीक है भाई, नापा में ही अगर जाना था तो ज़िया महिउद्दीन साहब से पूछते, उनको पता है, वो प्लेस कर सकते हैं हिस्ट्री में और म्यूजिक में कि सलामत खान साहब कौन हैं। तो ज़ुनैरा ये बड़ी जो है वो मतलब मैं उस जो तरदीद है या उस स्टोरी को फॉल्स स्टोरी कहा गया है, तो वो एक सच्चाई है और एक हकीकत है। और लेकिन सर ये देखें ना कि बहुत बड़ी बात है कि जब उनका अपना बेटा तरदीद करेगा तो उसको जाहिर बात है लोग सीरियस तो लेंगे। ये बात आपकी ठीक है ज़ुनैरा, आप रैंडमली या एक जनरल एक अप्रोच तो बनती है, लेकिन ये देखिए कि मेरी स्टोरी में दर्ज है कि सलामत खान और नज़ाकत खान लता जी के घर में थे और उषा बाहर से टेलीग्राम लाई। टेलीग्राम उन्होंने जो लाहौर से आई थी पाकिस्तान से, वो टेलीग्राम उनको दी लता मंगेशकर साहबा को। उस जमाने में टेलीग्राम को फाड़ना खोलना नहीं पड़ता था, वो सामने ही लिखा होता था। तो उस पे लिखा था कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आपको मुबारक हो, सलामत खान के घर में। तो वो कौन सा बच्चा था? शफकत नहीं था, वो पहला बेटा था जो शराफत अली खान पैदा हुए थे, और ये पेट करोड़ी है, ये 8वां बच्चा है। अच्छा, तो आपको ये बताएं कि मैं तो बात कर रहा हूँ उनके बाप के इश्क की, ये तो उनके इश्क की बात ही नहीं हो रही। और ये तो उस वक्त शफकत सलामत तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मैं थोड़ा सा सर ये सोच रही हूँ कि इसमें कौन सा कोई इतनी अचंभे की बात है। इससे पहले भी कई जोड़ियां भारत से और पाकिस्तान से बन चुकी हैं, पसंदीदगी होती रही है। कई फिल्म स्टार्स पाकिस्तानी और इंडियंस आपस में एक दूसरे के साथ शादियां भी कर चुके हैं। सही तो फिर अगर ये स्टोरी आई तो इसको क्यों इतना सीरियस? इसको शायद एक तो ये बात है, इसको समझने की भाई आप बड़ी स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं कि 1953 में ये शुरू होता है और उसको सब कॉन्टिनेंट में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी इंडिया की,
और 22, 23, 24 करोड़ इधर भी है जी। और इतनी जर्नलिज्म और इतने यूट्यूब चैनल और इतना कुछ हो रहा है, तो किसी और ने क्यों रिपोर्ट नहीं किया? क्यों नहीं? ये एक बात है। अब देखें, ये जो होते हैं ना क्लासिकल गाने वाले, ये एंटी पॉपुलरिज्म होते हैं। ये पॉपुलर चीजों के वो कुदरती नेचरली ये दूर होते हैं। तो ना कोई सलामत खान साहब के पास गया, ना कोई उनका इतना बना, और ना किसी ने उनको अप्रोच किया, ना किसी ने खान साहब ने किसी को लिफ्ट कराई। हमें ये शुद्ध बुद्ध थी, हमने म्यूजिक को प्यार किया, खास तौर पे क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक अब बहुत ही मुश्किल और पेचीदा चीज है, उसको समझना आसान नहीं है। जो कोई समझेगा, और फिर जर्नलिज्म में तो ये है, ट्रेंड है कई सालों से कि भाई जल्दी जल्दी मशहूर होना और करना। हमने वो उस तरह से नहीं किया, हमें वो स्टोरी मिली, और मैंने आपको बयान किया कि जिस तरह से इत्तफाक से वो मैं भी एक पॉलिटिकल काम कर रहा था कि वजीर आजम ने कहा है पाकिस्तान के, और लता मंगेशकर का इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसमें मुझे क्लू मिल गया। क्लू लेकर आप वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने दिल की सारी बात आपके सामने कर दी, और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि वो एक महफिल में भी उन्होंने कहा, आपके सामने ही बात की। और फिर देखे ना सुनहरा, मैंने कितने करैक्टर जो है वो कह रहा हूँ, बादल चौधरी अभी फौत हो गए हैं कोई 15 दिन पहले, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया तो यूं फर 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 फर, जब मैंने पूछा उनसे, एक एक चीज उनकी जो मेमोरी थी बड़ी ट्रांसपेरेंट थी, बड़ी मजबूत, वो उसकी उनकी याददाश्त थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह मुझे बताया। और फिर उनके साले बता रहे, फिर उनके बच्चे बता रहे, फिर उनके दोस्त बता रहे, फिर उनके प्रमोटर बता रहे। तो इसमें अचंभे वाली भी आखिर कौन सी बात है कि लता मंगेशकर जिस तरह से मेलोडी को, सुर को, ताल को उन्होंने समझा है, वो प्यार नहीं करेंगी तो और क्या मैं प्यार करूंगा सलामत खान साहब से? बिल्कुल ऐसे है। तो ये बात, तो सर ये थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों साइड से समझ नहीं आ रही थी। दोनों साइड से इदारे बहुत अच्छे थे कि जनाब एक तरफ बीबीसी है, एक तरफ निजी टेलीविजन है जिसका अपना एक नाम है, ऊपर से जिन लोगों की गवाहियां हैं उनका भी अपना एक नाम है। तो अच्छा हुआ कि आपने ये सब चीजें क्लियर की। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।